ठीक है। आज हम बात करेंगे समष्टि की पारस्परिक क्रिया के बारे में बात करेंगे। जीवों की जो पारस्परिक क्रिया होती है, जैसे आपने सुना होगा सहभोजिता, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का। ठीक है। समष्टि या जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया, आवाज नहीं, ठीक है। समष्टियों की पारस्परिक क्रिया, तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन, तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या पॉपुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि समष्टि को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है। तो इसमें एक सारणी बना रहे हैं हम, वो सारणी बना लेना। जैसे समष्टि की पारस्परिक क्रिया, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया, ठीक है, इसके प्रकार, और इधर जाति ए और जाति बी। ठीक है। कल वाली बना रहा हूं सारणी। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे पहले प्रकार पे हम ले लेते हैं जो भी है, जैसे म्यूचुअलिज्म, सौकारिता। इसी सौकारिता को हम बोलते हैं सहजीवी। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेलिज्म। इसका मतलब इसमें एक दूसरे का उपकार होता है, दोनों जातियां प्लस प्लस में। तो जो जातियां प्लस में होती हैं, मतलब जिसको लाभ होता है उसे प्लस में दर्शाएंगे, जिसको हानि होती है उसे माइनस में दर्शाएंगे, और जिसे कोई लाभ नहीं हानि, उसे हम जीरो में दर्शाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर साइड में हम लिख सकते हैं, जैसे लाभ है तो प्लस, हानि है माइनस, और उदासीन है उसे हम जीरो से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, इसलिए प्लस प्लस से दर्शा देंगे। ठीक है। दूसरा था, एक प्रकार से हम बोल सकते सहभोजिता, यानी साथ साथ में भोजन करना। ठीक है। इसका मतलब इसे बोलते कॉमेंसलिज्म। इसमें एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को कोई लाभ नहीं कोई हानि, तो इसे जीरो, इसको मतलब कोई लाभ नहीं है, नहीं हानि है, और इसे लाभ है, इसे प्लस से दर्शा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, प्रीडेशन यानी परभक्षण। प्रीडेशन में क्या होता है, एक को लाभ होता है और एक जाति को हानि होती है। जैसे शेर ने हिरण का भक्षण कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है। चौथा, स्पर्धा यानी कंपटीशन। कंपटीशन में आप जानते हो हानियां नहीं होती है। ठीक है, ये हानि, हाँ, नानी। ठीक है। पांचवा देखो, ठीक है, परजीवी या परजीविता। ठीक है, परजीविता बोलो या परजीवी बोलो। इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, एक को तो लाभ होता है, एक को हानि होती है। ठीक है, हो गया ना। एक और बचा ना, दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो ऊपर लिखता हूं मैं ना, मिटा देता हूं, ऊपर वाले दो मिटा देता हूं ना। देखो ध्यान से अब इसको, और ये तो था छठा, इसको हम बोल सकते हैं अंतरजातीय परजीविता। अंतरा या अंतरजातीय परजीविता। ठीक है। इसमें एक को तो क्या होता है, हानि होती है, एक को लाभ न हानि। ठीक है, इसे बोल सकते हैं। ये पेनिसिलिन का एग्जाम्पल था। और एक सातवां हम लिख सकते हैं अंड परजीविता।
अंड परजीविता। इसमें एक को तो लाभ होता है, एक को हानि होती है। ठीक है, कोयल वाला है ना, तो कोयल को तो लाभ हो जाएगा और उसको हानि हो जाएगी, वो उनका पोषण कर रहा है। ठीक है, तो ये है, तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इस अंतर्जातीय परजीविता को अमेंसलिज्म बोलते थे, है ना, इसे ये अमेंसलिज्म बोलते थे, अमेंसलिज्म। इनकी इंग्लिश लिख लेना ज़रूर, क्योंकि कई बार इंग्लिश ही आती है, हिंदी देता ही नहीं है। हिंदी में जैसे लिखते हैं ना अमेंसलिज्म, वैसे हिंदी में आ जाता है। ठीक है, अब एक एक को पढ़ते हैं हम। ठीक है, चले एक एक को मिटा दे। है वो तो अंड फिर जीविता ही था वो, है ना। ओवम, ओम बोल सकते हैं ना, या एक बोल सकते हैं, एक परजीविता। ये इसमें आता था, इसमें। ठीक है, वो परजीविता में आता था ये भी। ठीक है, इसको, और वो ऐसा बहुत ज़्यादा वो है भी नहीं उसमें एनसीईआरटी में। ठीक है, निरपेक्ष वाला और उसमें, और क्वेश्चन आज तक कोई आया नहीं है, वहाँ तक नहीं आया उसका। आया है क्या? उसका क्वेश्चन एक भी नहीं आया, वो है ही नहीं। मिटा दें, चलो आगे चलते हैं, एक एक को पढ़ते हैं हम। चलिए तो एक एक पढ़े थे हम। सबसे पहले कौन सा लिखाया था अभी? सहोपकारिता। तो सहोपकारिता को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सहोपकारिता इसे बोलते हैं हम, नहीं सहोपकारिता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवों की एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन है ना, लाइकेन आपको बता दें, जिसमें शैवाल होता है और कवक होता है, दोनों एक दूसरे का लाभ पूछाते हैं। कैसे पूछाते हैं अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, परवाल मूल, ठीक है, माइकोराइजा कवक मूल संबंध, कवक का पेड़ पौधों की जड़ के साथ जो संबंध। ठीक है, तो ये कैसे संबंध है? इसे सहजीवी बोल सकते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका? सहजीवी। ठीक है, तो सिंपल इसमें परिभाषा लिखने की जरूरत है तो लिख लें आप। ठीक है, इसमें दोनों जातियों को, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, दोनों जातियों को लाभ होता है, इसलिए इसे हम प्लस प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, प्लस प्लस से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, खूब सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला ये एग्जाम्पल आपको बता दें, लाइकेन। अब आपसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइकेन शब्द किसने दिया था? लाइकेन को हम सेवाक भी बोलते हैं। ठीक है, बताओ रे, लाइकेन शब्द किसने दिया था? पहले भी लिखाया था प्लांट वाले में। जो जीव विज्ञान के जनक के शिष्य थे। किसने दिया था? अब जीव विज्ञान के जनक के शिष्य कौन है? अब जीव विज्ञान का जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन हो गया। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। और उसका शिष्य कौन? थियोफ्रेटस, जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, और उसी ने दिया था लाइकेन शब्द। ठीक है, तो ये लाइकेन शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने। थियो नाम ही तो है, और क्या बता रहा हूँ मैं। थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द दिया। ठीक है, लाइकेन शब्द दिया, याद रखना है। ठीक है, तो लाइकेन बोलो, सेवाक बोलते हो। इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से, दो अंश होते हैं। एक तो कवक अंश, आप ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाकर इनकी डिटेल पढ़ोगे, है ना पूरी। तो कवक अंश नहीं जाओगे, खुद पर विश्वास नहीं है। तो इस कवक अंश को बोलते हैं माइकोबायोन्ट, बायोन्ट, और इसे बोलते हैं
फाइकोबायोन्ट, बायोन्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ध्यान से, जैसे ये कवक क्या करता है, खनिज लवणों को अवशोषित करके इस शैवाल को देता है। शैवाल आप जानते हो जड़ तना पत्ती की इसमें नहीं पाई जाती और थैलेस जैसी संरचना बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो ये क्या करता है, कवक क्या करता है, इसकी एक खासियत है कवक की, ये क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। तो खनिज लवणों को अवशोषित करके इस शैवाल को दे देगा, बदले में इससे ऊर्जा ले लेगा, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है, क्योंकि इसके पास पर्णहरित होता है, इसके पास नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे ना। तो ये तो क्या करेगा कवक तो क्या करेगा, जल व खनिज लवणों का अवशोषण, तो जल व खनिज लवणों का क्या लिख दिया, लवणों का अवशोषण। ठीक है, तो जल व खनिज लवणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, अवशोषण करके शैवाल को देता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ठीक है, बदले में ऊर्जा दे देता है, तो इसको इससे दर्शा दो। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, करता है, तो इसको ऊर्जा दे देगा, ऊर्जा देता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, अभी है ना, ये अलग अलग होते हैं, परपट्टी लाइकेन अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये आपको एक दूसरे को लाभ पहुंचा, इसलिए प्लस, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, पर कवक मूल संबंध, इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये तो आपने सुना ही होगा माइकोराइजा का नाम, 12th कक्षा में था ना ये, और 11th में बता दिया था, अरे पढ़ा भी दिया था पहले भी। माइकोराइजा में क्या होता है, कवक का मूल के साथ संबंध। एग्जाम्पल बताऊं आपको, पाइनस का जो पौधा होता है, अब पाइनस कौन से में आता है रे बताओ, अरे किस शैवाल में आता है, कि ब्रायोफाइटा में आता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या फर्न में आता है, किस में आता है पाइनस, बताओ रे, पाइनस किस में आता है, रेडोफाइटा में आता है। तू इतने दिन कहाँ आता रे कितनी बार तो लिखा दिया पाइनस को, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पाइनस, एफिड्रा, साइकस, नहीं लिखाए थे, भूल जाते हो सब। तो पाइनस की जड़ के साथ कवक का सजीवी संबंध, जिसमें क्या करेगा कवक, वही खनिज लवणों को अवशोषित करके इसकी जड़ को देगा और बदले में ऊर्जा ले लेगा। तो ये तो क्या कर लेगा, इसको ऊर्जा दे देगा, और ये क्या कर देगा, ये जल खनिज लवण दे देगा, जल व खनिज लवण अवशोषित करके दे देगा। ठीक है, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस प्लस से दर्शा रहे हैं, इसे भी बोलते हैं हम सहजीवी संबंध या सह-उपकारिता। एक दूसरे का, अरे साथ साथ रहना, सह यानी साथ, उपकार करना, साथ साथ रहना और एक दूसरे का उपकार करना, है ना, डू गुड हैव गुड, कर भला और भला। ठीक है, सही बात है ना, कर भला हो भला, अंत भले का भला। ठीक है, लिख लो इसे भी, इसे ऑफ कर दो ना। ओनली ये पहला ही चल रहा है, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी। ठीक है, परवाल मूल संबंध, इसको भी हम प्लस प्लस से दर्शाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में परवाल मूल का मतलब क्या होता है, जीवाणु का जड़ के साथ संबंध। ठीक है, तो जीवाणु का जड़ के साथ संबंध होता है, ये जीवाणु का जड़ के साथ संबंध, साथ सजीवी संबंध बोल दे इसी प्रकार से। ठीक है, एग्जाम्पल परवाल मूल बोलते हैं इस संबंध को। जैसे कुछ नाइट्रोजन कारी जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्शन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्शन करके क्या करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब नाइट्रोजन आप जानते हो पेड़ पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन रूम में अवशोषित नहीं करते,
यानी N2 जो होती है नाइट्रोजन, ऐसे पेड़ पौधे की जड़ें अवशोषित नहीं होती है नाइट्रोजन। तो आयन के रूप में चेंज करने का काम, मतलब इसको NO3 नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइड या अमोनियम, इनके रूप में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं जीवाणु, इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सन करना, और ऐसे जीवाणु को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सन जीवाणु, ठीक है, या नाइट्रेट, ठीक है। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल आप साइकस की जड़ प्लस नाइट्रोजनी जीवाणु, ठीक है, नाइट्रोजनी जीवाणु, जैसे एसिडोबैक्टर हो सकता है, एसिडोबैक्टर, ठीक है, ये हो सकते हैं। नॉइस्टॉक हो सकता है, ये जीवाणु का नाम है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें भी एक दूसरे को लाभ पूछाते हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सन करता है, N2 फिक्सन, ठीक है, और ये बदले में क्या दे देता है, इसको ऊर्जा दे देता है। तो एक दूसरे को लाभ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सहकारिता। चौथा एग्जाम्पल देखो आप, पूरे लिखाऊंगा मैं, ठीक है, अभी दो रहे बस, इसमें ही है ज़्यादा, इसी में ही है ज़्यादा। एक है अंजीर, अंजीर का पेड़ जानते हो ना आप, इंग्लिश में फिग बोलते हैं ना। तो अंजीर व बरकीट का संबंध, बरकीट का संबंध देखो, अंजीर का जो पेड़ होता है उस पर जब पुष्प लगता है तो उस पुष्प के अंदर आप देखोगे, अंजीर आपने खाई होगी, सर्दियों में खानी भी चाहिए, ठीक है। अभी देखो अंजीर के जब हम काट के देखते हैं तो इसमें जब ऐसे अंजीर का आता है, आपने देखा होगा, तो अंजीर का जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर जो कीट होता है, बरकीट, यही पूछते हैं आपसे, ध्यान से सुन लेना, बरकीट, कीट का नाम है बरकीट। उस कीट ये क्या करता है, इसमें परागण क्रिया करवाता है। पॉलिनेशन पढ़े थे ना हम, पराग कणों का क्या होना, वर्तिकार पर जाना, तो इसे हम परागण बोलते हैं। तो ये परागण क्रिया करवाता है, तो पुष्प को यानी अंजीर के पेड़ को लाभ हो गया। बदले में ये इस यहाँ से क्या है, शेल्टर, यानी इसको आश्रय मिल जाता है, आवास मिल जाता है, तो दोनों को लाभ हुआ ना एक दूसरे को। तो अंजीर व बरकीट का संबंध, अब इसको लिखाने की जरूरत थोड़ी है, याद रहेगा ना, ठीक है। तो लिख लो इसे भी, ये मैं लिख देता हूँ। ये तो क्या करता है, परागण, और ये क्या करता है, इसको सहारा, मतलब आवाज़ देता है, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, आवाज़, ठीक है, आवाज़ देता है, ऐसे समझ जाओगे। तो ये एग्जाम में दे देगा, अंजीर व बरकीट का संबंध कौन सा है, तो सहउपकारिता है, सहजीवी संबंध है, दोनों को लाभ प्लस प्लस से दर्शाते हैं। एक और रह गया, ठीक है, ऊपर वाला लिख लिए थे क्या, लिख रहे भाई, लिखे नहीं, चालू दिन दे, लिख लिया ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ये याद कर लो, एक लास्ट का एग्जाम्पल और लिख लो इसका, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। पांचवा, ठीक है, सलब होते हैं, सलब, सलब जानते हो ना, कीट ही होते हैं, ये भी मौत बोलते हैं इसे इंग्लिश में। सलब होते हैं ना कीट, सलब को छोड़ो, इसको दूसरा नहीं, इसको छोड़ो, जो है वो देखो, मक्षिका देखो, मक्षिका यानी मक्खी, मक्खी, ठीक है, मक्खी और आर्किड का पादप, आर्किड जानते हो ना, आर्किड के एग्जाम्पल दो जगह आएंगे, ठीक है, एक तो सहभोजिता में भी आएंगे, एक इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो आर्किड का पादप, आर्किड का पादप एक प्रकार का एपीफाइट होता है, अधिपादप होता है, जो आम के पेड़ पर उगता है, ठीक है। तो दूसरे पेड़ पर उगते हैं अभी अधिपादप बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप, अधिपादप यानी पादप के ऊपर उगने वाले। तो आर्किड की जो पंखुड़ी होती है, ध्यान से सुनना, ये इसकी जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी यानी दल, दल रे पंखुड़ियां दल, इसके दल यानी पंखुड़ियां ऐसे आकार की होती है जैसे मादा मक्खी हो, कैसी हो, मादा मक्खी के समान, मादा मक्खी के समान पंखुड़ियां होती है। और ये मक्खी, नर मक्खी, कौन सी मक्खी,
नर मक्खी इसको, इसकी पंखुड़ियों को मादा मक्खी समझकर इसके साथ क्या करती है, मैथुन क्रिया करती है, कॉपुलेट करती है। ठीक है, तो इसको लाभ हो गया कॉपुलेशन क्रिया में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, परागण क्रिया हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है, तो नर मक्खी क्या करती है, कॉपुलेशन क्रिया करती है, कॉपुलेशन क्रिया यानी मैथुन क्रिया। ठीक है, और बदले में इसमें क्या होता है, ये बदले में इसमें, ये तो सॉरी इसमें लिख दिया ना, उल्टा चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ। ठीक है, तो ये कॉपुलेशन क्रिया कर लेगा और ये इसको बदले में क्या है, परागण क्रिया दे देगा, तो परागण करवा देगा, पॉलिनेशन यानी पराग कणों को इस पर डाल देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्यूडो कॉपुलेट यानी कूट मैथुन बोलते हैं इस क्रिया को। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को स्यूडो कॉपुलेट यानी कूट मैथुन। ठीक है, ये भी आप लिख लेना है, ये एनसीईआरटी में साहब लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। तो ये थे एक सहउपकारिता यानी दोनों जो सहउपकारिता ने सहजीवी संबंध जिन्हें दोनों जीवों को लाभ होता है। अब आगे वाला पढ़ेंगे हम, लिखो इसे ऑफ कर रहे। दूसरा हम पढ़ेंगे सहभोजिता यानी साथ साथ रहना और भोजन करना। जीवों की ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को न लाभ न हानि होती है, इसे हम बोलते हैं सहभोजिता। ध्यान से सुन लेना। हाँ, क्या हो गया, ठीक है, निकलने दे, तेरे अंदर से नहीं निकलने ना, नहीं निकालना। इसमें क्या होता है, साथ साथ रहना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म कॉमेंसलिज्म, इसका मतलब एक जीव को लाभ, एक जीव को न लाभ न हानि। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, तो परिभाषा लिख सकते हैं आप। ऐसी पारस्परिक क्रिया, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ, एक जाति को लाभ वह दूसरी जाति को न लाभ नहीं हानि हो, इसे हम बोलते हैं सहभोजिता यानी साथ साथ रहना। इसे हम प्लस और जीरो से दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप ध्यान से। पहला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और वो है, आपने जैसे खेत तो देखे होंगे सबने, मिट्टी को उलटते पलटते हैं या हेरो लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लाव करते हैं, जो भी, तो आप जानते हो जैसे ये, ठीक है, कई कीट पतंगे निकले आते हैं, तो ट्रैक्टर वाला जो भी करता है उसको तो कोई लाभ हानि नहीं है, और जो पक्षी हैं उनको क्या है, कीड़ा मकड़ा खाकर लाभ हो जाता है। ऐसा ही आप देख सकते हो, जैसे गाय होती है, गाय या भैंस जो भी है, इसके ऊपर कई पक्षी आकर बैठ जाते हैं, देखा होगा ऐसा एग्जाम्पल। गाय भैंस के खुरों से कई कीट पतंगे निकल आते हैं, लट, है ना, उनको वह पक्षी खा लेता है। गाय को न लाभ न हानि, उसे कोई मतलब ही नहीं है, पर उस पक्षी को लाभ हो गया, तो ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, है ना, सहभोजिता। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, गाय व पक्षी का, ठीक है, गाय व पक्षी का संबंध है। हाँ, ये भी सही बात है, ये जुआ वाला तो सही है ना। हाँ, वैसे देखा नहीं मैंने, नहीं खाते हैं, कई पक्षी खाते हैं, कई चिड़ियाओं को देखा है खाते हैं। हाँ, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप इसमें, है ना, पर उसके एक प्रकार से हम परभक्षण में बोल सकते हैं, भक्षण में बोल सकते हैं, परभक्षण में ले जा सकते हैं उसे।
ठीक है, चलो छोड़ो उसको ना। गाय व पक्षी का दूसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एक समुद्री जीव होता है ना, एनिमोन, समुद्री एनिमोन, एक प्रकार से बड़ी मछली की जैसे ही होता है वो। और समुद्री एनिमोन के जो दंशक एनिमोन, इसमें के दंशक, दंशक यानी कांटे, कांटे, कांटों में क्लाउन मछली क्या है, शेल्टर, आवास ले लेती है। यानी एक मछली है भी एक प्रकार से। इसमें क्या होता है, इसके जो कांटे होते हैं उनके अंदर क्या है, ये क्लाउन मछली, कौन सी मछली में, क्लाउन मछली, कौन सी मछली रे, क्लाउन मछली का शरण लेना। तो इससे क्या है, इसको तो लाभ हो जाता है और इसको लाभ ना हानि, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब ऐसे समझो, ये है समुद्री एनिमोन, इसके ऊपर ऐसे कांटे निकले होते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये क्लाउन मछली यहाँ पर क्या है, छिप जाती है, ठीक है, ये छिप जाएगी। तो ऐसे क्या है, इसको लाभ हो गया, इससे क्लाउन मछली को तो लाभ हो गया। क्लाउन मछली, क्लाउन मछली, ठीक है, ऐसे सेल्ट ले ली, आश्रय मिल गया, इसको लाभ, इसको ना लाभ ना हानि। ऐसा है। तीसरा एग्जांपल और देखो आप, ठीक है, वेल मछली होती है, वेल मछली, तो वेल सबसे भारी, ठीक है, पर ये स्तनी में आता है, सबसे बड़ा स्तनी है, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनी, सबसे बड़ा स्तनी। तो वेल मछली की पीठ पर बार्नेकल जीव का आना, बार्नेकल जीव का होना, तो इसको तो क्या हो गया, लाभ, और इसको लाभ न हानि। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सहभोज्यता का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको सहभोज्यता के समझ में आ गए होंगे, ठीक है, आगे ना, जिसमें एक जाति को लाभ हुआ है और एक को कोई मतलब नहीं है, ना हानि है, उदासीन रहती है, ये भी लिखे आप, ठीक है। आप समझो तीसरा हम पढ़ रहे हैं जीवों की पारस्परिक क्रिया वाला परभक्षण, जिसमें एक जाति को लाभ एक को हानि होती है। तो तीसरा हम पढ़ेंगे परभक्षण। पर यानी पराया, यानी दूसरा, भक्षण यानी फेगोसाइड करना या बेकार से खाना, भक्षण करना। और आप ध्यान से सुन लेना, ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें क्या है, जातियां मेंटेन रहती है। अगर ये परभक्षण क्रिया नहीं होती, ठीक है, तो जातियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, टिड्डे होते, और भी कोई जातियां होती, तो एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है ऊर्जा के लिए, ठीक है, तो मेंटेन बनी रहती है। पर अगर परभक्षियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मान लो जैसे शेर है, ध्यान सुनना, शेर है, शेर एक ही शेर है, एक ही हिरण है, तो एक बार में एक हिरण को खा गया, फिर बाद में क्या खाएगा, घास तो खाएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जाति विलुप्ति भी हो सकती है। तो परभक्षण क्रिया द्वारा जाति की विलुप्ति भी हो सकती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी पारस्परिक क्रिया है, क्या हुआ रे, ऐसी जीवों की ऐसी पारस्परिक क्रिया, आगे तो लिख लेना आप ना, पूरा तो है ना, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ दूसरी जाति को हानि। तू नहीं लिख रहा है तो चुपचाप बैठ जा, तू चुप रहे, तू चुप रहे। दूसरी जाति को हानि, ठीक है। तो इस पारस्परिक क्रिया, जीवों की इस पारस्परिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परभक्षण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। तो इंग्लिश में लिख लेना प्रीडेशन, पहले लिखा दिया था, ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हिरण का है, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो शेर व हिरण का, शेर व वो अपने माता पिता से आया होगा, वो भी अपने माता पिता से आया होगा,
ठीक है। शेर व हिरण का, तो इसको तो हानि, इसको लाभ। तो शेर ने हिरण का भक्षण किया, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। हैं? चालू नहीं करी थी, ठीक है। शेर व हिरण का भक्षण ये हो गया। इसी प्रकार इससे क्या जाति मेंटेन, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल यही है, और तो क्या है इसमें, है ना, और तो क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें तो यही है बेस्ट एग्जांपल, और क्या है, और तो है नहीं। और तो खूब सारे बना सकते हैं हम, एक जीव दूसरे का, जैसे मनुष्य है, मनुष्य पेड़ पौधों को खाता है, तो ये भी एक प्रकार परभक्षणी का है, ठीक है। हाँ, मनुष्य मनुष्य को भी खाता है, अन्य पशुओं को भी खाता है, ये भी परभक्षणी है। ऐसे खूब सारे इसमें तो हम खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कहा जाता है सब। चौथा देखो आप तो, ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या लिखा था, परजीवी। परजीवी यानी पैरासिटिज्म। परजीवी में ध्यान सुनना इसके बारे में। परजीवी में क्या होगा, इसमें भी एक जीव को लाभ होगा और एक को हानि होगा। तो एक जाति को लाभ, एक जाति को लाभ व एक को हानि, ठीक है। ऐसी पारस्परिक क्रिया को बोलते हैं हम परजीविता, ठीक है। अब इसके खूब सारे एग्जाम्पल, जिसमें हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं एक प्रकार से। एक तो होता है शरीर के बाहर, एक शरीर के अंदर। तो एक तो होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी शरीर के बाहर, यानी एक्सोपैरासिटिज्म, एक्सोपैरासिटिज्म। जैसे मनुष्य के बालों में क्या होना, जू होना, है ना। तो मानव पर डैंड्रफ नहीं रहे, ठीक है, डैंड्रफ नहीं है ना, मानव के सिर पर जू, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पशुओं पर टिक्स, चीचड़ी होना। तो पशुओं पर चिचड़ी, चिचड़ी लिखते हैं ना, चिचड़ी लिखते हैं ना, टिक्स है ना, टिक्स है ना, चिचड़ी, चिचड़ी, जो भी है ना। एक हो गया अंत परजीवी, अंत परजीवी। ये चुप रहे रे, बोले जा रहा है। इसे बोलते हैं इंडो पैरासिटिज्म। मतलब शरीर, इंडो मतलब अंदर, तो शरीर के अंदर, जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, अमीबियासिस रोग फैलाता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। एस्केरिस होता है जो भी शरीर के अंदर चला जाता है, तो ये अंत परजीवी होते हैं, है ना। मलेरिया होता है, मलेरिया, ये भी अंत परजीवी होते हैं एक प्रकार से। देखो, इसी बाह्य परजीवी में एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप। इस बाह्य परजीवी में एक एग्जाम्पल और रख सकते हो। अब आपसे पूछ लेता हूं, जो अमरबेल होती है ना, कसकुटा, ये किस प्रकार का परजीवी है? मतलब बाह्य परजीवी तो है, उसमें भी किस प्रकार का परजीवी है? तना परजीवी है ना। तो तना परजीवी, तो इसे हम लिख सकते हैं स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी। क्या नाम उसका? अमरबेल। अमरबेल यानी कसकुटा, कस के कूटा, पकड़ा और कस के कूटा, है ना। अब किसे कूटा, ठीक है, कसकुटा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अमरबेल क्या है, चूसांग संरचनाएं बनाती है, उसके अंदर धस जाती है। तो आपने पढ़ा होगा चूसांग, हॉस्टोरिया बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये पहले क्वेश्चन दिया था मैंने एक बार, याद होता, हॉस्टोरिया शब्द लिखा था, चूसांग बोलते हैं उन्हें। और उसका सारा रक्त का मतलब उसका सारा पोषण चूस लेती है, जाइलम उत्तकों में चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। इससे अंत परजीवी में आप लिख लो एग्जाम्पल, इसमें आप लिख लो मानव में लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जानते हो ना, इससे लिखा दिया ना मैं, दिख रहा नहीं यहाँ तक। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक को हम बोलते हैं फीता गर्मी, वो सही, फीता गर्मी क्या,
यकृत कृमि, पिता कृमि नहीं, यकृत कृमि, यकृत कृमि। और कौन सा रोग फैलाता है? ठीक है, ये लीवर फ्लू की कौन सी अवस्था संक्रामक है ये बताओ। मैंने क्वेश्चन लिखाया था पहले, ये मेटासर्केरिया। लीवर फ्लू की मेटासर यानी सर्केरिया, मेटासर्केरिया यानी मेरा सीडियम, ऐसे अलग अलग लार्वा अवस्थाएं चलती थी, उसमें मेटासर्केरिया इसकी संक्रामक अवस्था होती है। और ये क्या है, पशुओं में, बेड में, इनमें ज़्यादा पाया जाता है लीवर फ्लू। ठीक है, तो लीवर को डैमेज कर देता है। और अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इसके किन जीवों की आवश्यकता है ये बताओ आप। तो ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट, ये सुन लो पहले। कौन से जीव अपना, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लीवर फ्लू के बारे में। यहाँ से लिख लेना ना नीचे। लीवर फ्लू में बता दूं, इसे यकृत कृमि बोलते हैं। और चुप, यकृत कृमि, यकृत कृमि। और अपना जीवन चक्कर पूरा करने के लिए एक तो घोंघे की और एक मछली की आवश्यकता पड़ती है इसे। जीवन चक्कर लिख लेना, ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट। अरे इस लीवर फ्लू से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अलग से दे रखा आपको उसके जूलॉजी वाले पार्ट में, तो यहाँ लिख दिए हैं ना, लिख लिया करो इनको, जहाँ याद आता है लिख लिया करो। ठीक है, तो लीवर फ्लू क्या ना, घोंघा और मछली या जीवन चक्कर पूर्ण करता है। मेटासर्केरिया इसकी लार्वावस्था है जो संक्रामक होती है, लिख लेना है, पहले लिखा दिया था मैं इसको, और लिख लो। मेटासर्केरिया संक्रामक अवस्था, ये लिख लो साइड में गई। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, अंत परजीवी है। तो अंत परजीवी में एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक आप लिख सकते हो और एग्जाम्पल। इसको मिटा दूं क्या, इधर वाले को ये मिटा दूं क्या? तो एक एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया था इस अंत परजीवी का, और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं अब, कौन सा, एंट अमीबा वाला, अमीबियासिस रोग, अमीबियासिस रोग जो एंट अमीबा द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक प्रकार का प्रोटोजोन्स होता है। ठीक है, उल्टी, दस्त होना, चक्कर आना, ये इसके लक्षण है। ये भी अंत परजीवी है। एक एस्केरिस, लिख लो इसे भी, एस्केरिस एसिस, एस्केरिस एसिस, और ये एस्केरिस द्वारा होता है। एस्केरिस को गोलकृमि बोलते हैं ना, ये भी है ना आपके गोलकृमि, तो इसे भी लिख लो है ना। एस्केरिस एसिस रोग फैलाता है, उसके लक्षण इसके लक्षण दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन सी दवाई यूज करते हैं, एल्बेंडाजोल। अरे कीड़ों की दवा, कृमिनाशक होती है एल्बेंडाजोल, इन दोनों के लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ किया जाता है। तो ये लिखो आप, हैं, ये दोनों ही अंत परजीवी के हैं, लिख दिया ना, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, है ना। इसे भी लिखे आप, है ना, इसे ऑफ करो ना। ठीक है, तो 5वें नंबर पे जीवों की पारस्परिक क्रिया की बात करते हैं। और 5वां कौन सा लिखा था मैंने, कंपटीशन, है ना। स्पर्धा यानी कंपटीशन, और आपके बीच भी कंपटीशन नहीं हो रहा है अभी, एक सीट को प्राप्त करने के लिए आपके बीच कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, और जिंदगी में कंपटीशन चलता रहेगा। ठीक है, हो रहा है कंपटीशन, तो जिंदगी में कंपटीशन चलता ही रहेगा। तो स्पर्धा जीवों की एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो जातियां एक संसाधन के क्या लड़ती है आपस में। ठीक है, और हाँ, कुत्तों की जैसे लड़े, कैसे भी लड़े, लड़ती है। ठीक है, इसमें दोनों जातियों पे क्या होता है, हानि होती है। तो परिभाषा क्या होगी, ठीक है, संसाधनों के लिए, संसाधनों के लिए जीवों में स्पर्धा, इसमें क्या होता है, दोनों को ही हानि होती है, इसलिए माइनस माइनस से हम दर्शाते हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से, तुम चुप रहो, अरे बोलो मत, बहुत ज़्यादा बोलते जा रहे हो। अब देखो ध्यान से, कंपटीशन में देखो एक गोसे का नियम था, पहले वो नियम देख लो आप। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन
एक बार वापस और देख लो ना। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम ध्यान से और सुन लो। एक समान जब संसाधन होते हैं तो उनके निकट स्थित यानी उनसे संबंधित जातियां, ध्यान से सुन लो। एक कोई संसाधन है, संसाधन का मतलब होता है हम जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसे संसाधन कहते हैं। अब सभी का उपयोग करते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, निकट स्थित जो जातियां होती है दो, उनमें कंपटीशन होता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो इनमें कमजोर जो जाति होती है ना वो विलुप्त हो जाएगी, है ना, मतलब हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और जो फिटेस्ट होगी, अच्छी होगी जाति, वो उसको प्राप्त कर लेगी। तो मतलब डार्विन का सिद्धांत भी काम करता है इसमें। डार्विन का जीवन का संघर्ष और उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जो फिटेस्ट होती है ना वो उसी संसाधन को प्राप्त कर लेती है, और जो खराब जाति होती है वो नष्ट हो जाती है। पर यह नियम कब लागू होता है, सुन लेना ध्यान से, जब संसाधन सीमाकारी हो। अगर संसाधन अनलिमिटेड होंगे कोई, पर ऐसा है नहीं, संसाधन की सबकी एक सीमा है, ठीक है। तो ये जब ही लागू होता है। तो कल मैंने लिखा दिया था इसका संसाधन वाला वो नियम, आप वहाँ से लिख लिए थे, ठीक है। तो इसमें एक लिखना, ये नियम तभी लागू होता है, ये लिख लेना, ये नियम सीमाकारी संसाधनों पर ही लागू होता है, जिनकी सीमा होती है, ठीक है। अब कौन सी सीमा टॉपी है, ठीक है, सीमाकारी संसाधनों। यह नियम सीमाकारी संसाधनों पर ही लागू होता है, और संसाधन सीमित ही आप जानते हो। इसमें है ना एग्जाम्पल देखो, अब ये साफ दिख रहा नहीं, ये मार्कर वाला दिख रहा है, ये साफ है अब ध्यान से सुनो, देखो इधर देखो, एग्जाम्पल समझो इसको, है ना। देखो एग्जाम्पल पे देखो, गैलोपेगोस द्वीप है, गैलोपेगोस, और यहाँ से एक टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, वो आपके है नहीं अभी, डार्विन की फिंचेज आता था, वो आपके इवोल्यूशन वाला चैप्टर हट चुका है ना, उद्विकास वाला पहले आता था वो, है ना। तो गैलोपेगोस द्वीप पर क्या है कि जो कछुए हैं ना, कछुए क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कछुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, एमिंगडन कछुए है ना, एमिंगडन कछुए। तो वहां पर कछुए क्या है, इस द्वीप पर बहुत सारे कछुए थे, एमिंगडन कछुए बोलते हैं उसे, है ना, इस द्वीप पर। और वहां पर क्या करा है, बकरियां लाके छोड़ दी अब खूब सारी। अब बकरियां छोड़ दी तो बकरियां घास को खा गई, तो कछुए क्या खाएंगे, तो कछुओं की 10 साल में संख्या काफी घट गई। तो ये एक प्रकार से कंपटीशन हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लो, बोले जा रहे हो, इसी एग्जाम्पल को लिखो आप। तो गैलोपेगोस द्वीप पर एमिंगडन कछुए, है ना। और यहाँ पर क्या ले दिया, बकरियां लाकर छोड़ दी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बकरियां लाकर छोड़ दी। इससे क्या हुआ, ये बकरियां क्या है, सारी घास को खा गई, तो कछुए क्या है, कछुओं में कंपटीशन हो गया। तो एक प्रकार से 10 साल में कछुओं की संख्या कम हो गई, 10 साल में काफ़ी कम हो गई, 10 साल में कछुओं की संख्या में कमी, कछुओं की एंड टोर्टोइज, कछुओं की संख्या में कमी। तो ये एक प्रकार का कंपटीशन है, ये क्या है, एक प्रकार का कंपटीशन है, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार अमेरिका के कुछ देश है जहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी आता है बुगले की जैसे, ठीक है। उस बुगले को वहाँ पर आती है, मतलब बुगली क्या है ना, बगुला, है ना। अमेरिका के कुछ झीलों में है ना फ्लेमिंगो जो पक्षी आता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आ गए खूब सारे। तो उस झील में है ना, उथली झील जो कम गहरी होती है, वहाँ पर क्या है, जो जंतु तैरते रहते हैं ना जल के अंदर, प्राणी पलवक बोलते हैं उसे, उनको खा जाता है। अब वहाँ पर जो मछलियाँ भी खाती थी उनको, तो अब वो बगुले खाने लग गए, तो उनको भोजन नहीं मिला, तो उन मछलियों की संख्या में कमी आ गई, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम है, तो एग्जाम्पल है, तो इसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ,
के उतली झीलों, कम गहरी, उतली का मतलब कम गहरी, उतली झीलों पर फ्लेमिंगो पक्षी, बुगले की जैसे आता है ये, फ्लेमिंगो पक्षी, प्राणी पलवक, प्राणी पलवक यानी जल में तैरने वाले, इसे बोलते हैं जू प्लांट, जू प्लांट है ना। प्राणी पलवक को खा जाते हैं। अब इससे क्या होगा, स्थानीय मछलियों की संख्या में कमी, शॉर्ट में लिख देता हूं, स्थानीय मछलियों की संख्या में कमी आ गई, क्योंकि इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, वो खा गए ना पक्षी, तो ये कमी आ गई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, कंपटीशन का। ठीक है, गौसे का नियम मैंने लिखा दिया था पहले, आपको याद रखना, उसको एग्जाम में पूछ लेता है गौसे का नियम। ठीक है, तो ये था अमेरिका के उतली झीलों में। ठीक है, ऐसे कंपटीशन हर जगह चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन में डार्विन के सिद्धांत भी काम करते हैं। ठीक है, वो आप ठीक है। अब लास्ट में और क्या बचा, अब चलो एक लास्ट में एक और बचा है ना, अंतर्जातीय, वो एक और अंड परजीविता, वो और कर लो फिर कंप्लीट ये चैप्टर। ठीक है, मिटा दो ऊपर वाला, ऊपर वाला लिख लिया था ना, सारे लिख लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ऐसे होनहार बच्चों की तलाश। अब छठा लिखो, है ना, अंतर्जातीय या अंतर्जातीय परजीविता, ये परजीविता वाला टॉपिक है एक प्रकार से। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें एक को लाभ एक को न हानि न लाभ होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, और अब सुनो रे इसके बारे में, सुन लो, अब सुनो ध्यान से। देखो एंटीबायोटिक दवाई के बारे में आपने सुना होगा, जैसे प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक दवा का नाम है, पहले से लिख लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, है ना, फिर सुन लेना, बंद कर इसे। तो इसे समझो, अंतर्जातीय परजीविता में क्या, एक जाति को हानि होती है, एक को लाभ न हानि। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, पेनिसिलिन प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक दवा है, यानी प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब होता है ऐसी रसायन या औषधियाँ जो किसी सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है और अन्य किसी सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोक देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। पेनिसिलिन प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजी गई थी, इससे प्राप्त हुई थी। और कैसे प्राप्त हुई सुन लेना, इसकी खोज करता जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ध्यान से सुनना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर। तो कुछ समय बाद वो घूमने चले गए, और जब आए घूम कर देखा तो स्टेफाइलोकोकस जो कल्चर कर रखा था उनकी वृद्धि नहीं हुई। जब देखा तो उनकी वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण देखा तो माइक्रोस्कोप में देखा कुछ ऐसे रसायन यानी कवक दिखाई दिए, जिनके कुछ रसायन छोड़े गए थे, यानी पेनिसिलियम नोटेटम कवक था वो, और उससे पेनिसिलिन स्रावित की गई थी, उससे उसकी वृद्धि नहीं हुई। तो इस प्रकार प्रथम एंटीबायोटिक दवा की खोज हुई थी। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। ठीक है, अब इससे खोज से आप लिख सकते हो, किससे प्राप्त करे थे, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। कौन से कवक से, कौन से कवक से रे, अरे कौन से कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त ये स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की वृद्धि को रोक दिया, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो जीवाणु को तो क्या हो गई, हानि, इसको न लाभ था न हानि थी। तो ये पेनिसिलिन तो किस में आ गई थी, प्लस में, इसको तो प्लस में इसको तो जीरो में दर्शा दिए थे, और इसको हानि हो गई थी इस जीवाणु को, इसलिए इसे माइनस में दर्शा दिए थे। तो ऐसे खोज हुई थी। कौन खोज कराता, खोज करता कौन है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर,
अलेक्जेंडर, कौन सा जेंडर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब लास्ट का एक एग्जाम्पल और लिख लो फिर कंप्लीट। अंड परजीविता, इसे बोलते ओवी पैरासिटिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हो, एक को लाभ होगा एक को न लाभ, सॉरी एक को हानि होगी ना, एक को हानि, एक जाति को लाभ होगा और एक को हानि होगी। कोयल अपने अंडे का अगला यानी कौवा उसके घोंसले में देती है और कौवा अपने समझकर उसको सेता है। सेता है मतलब उसका पालन पोषण करता है। सेने का मतलब समझ गए, सेना आप जानते हो अच्छी तरह, सेना। तो उससे क्या होता है, और बहुत कुछ सह लिए अब, ठीक है, बहुत कुछ सह लिए आप, ठीक है, अब सेने के बाहर हो गया आप। तो ऐसे उनको सहता है, ठीक है, तो वो अपना समझ कर। तो इससे क्या है, कोयल को तो लाभ हो गया, उससे नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो, कोयल और कौवा, ये ठीक है। तो ये इसमें आ गया। तो ये थे अपने एग्जाम्पल, और ये थी जीव की पारस्परिक क्रिया यानी समष्टि की पारस्परिक क्रिया। आपने बता दिया इसकी पूरी जानकारी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार, कर देना यार।